business. जब हमने ये शुरू किया तो लैला जी ने कहा कि मार्केट देना मेरा काम है, तो फिर हमें लैला जी ने चैलेंज दिया 2 महीने में हमें 300 बनाने थे। इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल थी कि ऐसे आर्टिजन को दिल्ली लाना। लेकिन क्या है कि मतलब हमने बहुत उनके घर वालों को मनाया, उस हद तक गए कि मतलब उनको उनके गांव वालों ने उनको कहा कि ये लोग इनको बेचने के लिए ले जा रहे हैं। मतलब हमें लोग कहते थे ये मॉडर्न फेरी वालियां हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ईयरशॉट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे हैं इट्स हर बिजनेस का एक और इंस्पायरिंग एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जहीदा अमीन से, जो सोपोर जम्मू कश्मीर की एक सोशल एंटरप्रेन्योर और मास्टर आर्टिजन है। उन्होंने मिलिटेंसी के पीक के दौरान कश्मीर की महिलाओं के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने का मौका दिया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन नई किरण ने मिलिटेंसी से प्रभावित बारामूला डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को एक नई पहचान और कमाई का जरिया दिया। जहीदा जी, द ईयरशॉट पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। आपका बैकग्राउंड क्या रहा और इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? वर्षा जी नमस्ते, मैं जाहिदा अमीन हूँ। मैं बारामूला सोपोर से हूँ। मैंने जो अपनी ये जर्नी शुरू की ये 2004 से शुरू हुई हमारी। मैं एक्चुअली एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी टन बारामूला में। तो ऐसे करते करते मैंने देखा कि हमारे महिलाएं मतलब बहुत उनको जरूरत है काम की, क्योंकि उस टाइम मिलिटेंसी वहां पे पीक पे थी। तो मुझे लगा नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत है। तो फिर मैंने और 2 लोगों को ज्वाइन करके फिर हमने अपना एक छोटा सा सेंटर शुरू किया, सिर्फ 10 लोगों से, जहाँ पे मैं एक्चुअली वो टाइपिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी। तो वहीं पे एक गाँव है, पटन से ऊपर है, तो वो मतलब उसको निहालपुरा कहते हैं। तो वहां पे 10 लड़कियों से ये शुरू किया, जहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग दे दी, जो कि हमारा कश्मीर का अपना क्राफ्ट है। कश्मीरी काम जैसे कि आरी वर्क, सोजनी वर्क, इससे हमने शुरू किया ये। मिलिटेंसी के उस दौर में जब कश्मीर का माहौल बहुत चैलेंजिंग था, तब महिलाओं के लिए लाइवलीहुड क्रिएट करना का आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली मैं किसी एनजीओ के साथ काम कर रही थी एज ए वॉलंटियर, तो ह्यूमन एड सोसाइटी। तो वो बच्चों के साथ काम करते थे, तो उनके लिए मैं पूरा मतलब वॉलंटरी, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उन्हीं के साथ में काम करते करते, क्योंकि उनको यहाँ से कुछ लोग फंडिंग दे रहे थे, जैसे कि यहाँ से सद्भावना ट्रस्ट इंडिया। तो वो कुछ 2 महिलाएं वहाँ पे फिर 2004 में वो श्रीनगर आ गई। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया। तो जब मैं उनसे मिली तो उनको लगा कि नहीं, मुझ में कुछ करने की हिम्मत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें राइट पर्सन मिल गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों के साथ काम करते हो तो क्यों ना हम महिलाओं के साथ भी काम करें। तो बस इस सिलसिले में हम फिर जहाँ पे मैं ये टाइपिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी, तो फिर मैंने वहीं से वही 1-2 गाँव में गई मैं, तो वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत की। तो मुझे लगा कि नहीं, उन महिलाओं को काफी जरूरत है, क्योंकि वो कभी गाँव से बाहर नहीं निकली थी। तो वैसे मैं भी तो इतनी नहीं निकली थी ना, लेकिन फिर भी मतलब इतना तो एक्सपोजर था, लेकिन वो महिलाएं कभी बाहर नहीं निकली थी। तो फिर हमने वहीं पे एक छोटा सा कमरा लिया और वहां पे 10-12 लड़कियां जमा कर दी, उनके साथ काम शुरू किया। से जो 2 महिलाएं आई थी, विमला लुइस और रेणुका मिश्रा, जो सतबाना की हेड थी। तो उन्होंने वहां पे हम कहा कि आप लोग ये प्रोग्राम शुरू करो, बाकी हमारा काम है। तो एक दिन वो दस्तकार की लैला ताइब जी से मिली थी। तो लैला ताइब को वो कश्मीर ले आए उस प्रोग्राम में, जैसे जहाँ पे हमने सदी शुरू किया था निहालपुरा में। तो लैला जी जब फर्स्ट टाइम वहां पे आई तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ ये लड़कियां, मतलब ये छोटी छोटी लड़कियां, मतलब अगर इनको, क्योंकि लैला जी ना
महिलाओं को बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, तो उसने कहा कि बिल्कुल। आप शुरू करो, बाकी में काम में है तो मार्केट मैं दूंगी। तो बस हमने वहां पे यही हमारी शुरुआत है। तो फिर हमारी फंडिंग कुछ हुई सद्भावना ट्रस्ट और CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से, मतलब उन्होंने दोनों ने मिलकर भी इन कोलैबोरेशन विद दस्तकार। ओके। तो तो फिर हमने बस वहां से हमने वो क्राफ्ट की शुरुआत की। तो हमने वहां से अपना जर्नी शुरू किया और हम 2004 में हमने पहला मार्केट किया दस्तकार दस्तकार के साथ दिल्ली हाट में। शुरुआती दिनों में आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी और इनको साथ लाना कितना मुश्किल रहा? जब हमने ये शुरू किया तो लैला जी ने कहा कि मार्केट देना मेरा काम है। तो फिर हमें लैला जी ने चैलेंज दिया, 2 महीने में हमें 300 पीस बनाने थे। तो 300 पीस बनाने के लिए 20 महिलाएं तो बहुत कम थी। तो फिर 2 महीने में हमने क्या किया कि हमें और महिलाओं को जोड़ना था। तो हमने मतलब रात दिन एक करके वो लगभग 30 से 40 महिलाएं ढूंढी और उनके साथ 300 पीसेस बनाए। और फिर नवंबर के महीने में हमने पहला बाजार यहाँ 2004 में पहला बाजार किया दिल्ली हाट में। तो चैलेंज तो बहुत ज्यादा थे क्योंकि उस टाइम मिल्सन सी पीक पे थी और मतलब हमारे एक गांव से दूसरे गांव जाना, क्योंकि लगता था मतलब उस टाइम अगर ऐसे मतलब उस लड़की के बारे में पूछते, इस औरत के बारे में पूछते, तो लोगों को लगता शायद ये कुछ और ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मतलब उस टाइम ये भी सब कहता था कि शायद हम मतलब इन्फॉर्मर हैं। तो ये भी एक चैलेंज था। फिर दूसरा चैलेंज ये था कि हमें एक तो हम मतलब जो 3 कोऑर्डिनेटर थे तो उनको दिल्ली आना था और हमें अपने जो आर्टिसन थे उनको भी यहाँ दिल्ली लाना था। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था। और उस टाइम कश्मीर में वो एक स्कैंडल हुआ था, तो इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल थी कि ऐसे आर्टिसन को दिल्ली लाना। लेकिन क्या है कि मतलब हमने बहुत उनके घर वालों को मनाया, उस हद तक गए कि मतलब उनको उनके गांव वालों ने उनको कहा कि ये लोग इनको बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो लेकिन हमने उस चीज को भी फेस किया क्योंकि उस चीज में मेरे घर वालों का सपोर्ट था, क्योंकि मैं भी लड़की थी। तो लेकिन मेरे घर वालों ने ये नहीं सोचा कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप जाओ, कोई बात नहीं, हम पीछे बैठे हैं। क्योंकि इसमें मेरे पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। तो जब हम आए तो वो 3 लड़कियां हमारे साथ थी। तो जब वो आई तो उन्होंने एक नई दुनिया देखी। तो फिर क्या किया कि का मार्केट किया, यहाँ से हम गए तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई। लेकिन वक्त गुजरता गया और उन मतलब एक से दो, दो से तीन, तीन से चार वो लड़कियां आती रही और उनको भी एक्सपोजर मिला। और आज वही लड़कियां, वो भी बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपना काम कर रही है। जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है उसका बिजनेस ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड रहा। इस सेक्टर में महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना काफी चैलेंजिंग रहा होगा। जी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मतलब हमें लोग कहते थे ये मॉडर्न फेरी वालियां हैं। तो लेकिन हमने इस चीज को भी बर्दाश्त किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर आपको मतलब मान लो हमें घर का सपोर्ट नहीं होता, मेरे पापा का सपोर्ट नहीं, तो शायद मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे मतलब मेरा बैग एक तरह से हमेशा पैक ही रहता था कि आओ 10 दिन घर पे बैठो फिर से निकलो। तो लेकिन हमने क्या किया कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता, लोग कहते थे कि पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन जब लोगों ने देखा कि नहीं, कि मतलब ये औरतों को मतलब इनको मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर रही हैं, तो फिर लोगों की जुबानें भी बंद हो गई। तो अभी अल्लाह का करम है कि मैं मतलब अभी कश्मीर से कन्याकुमारी लगभग मैं हर एक स्टेट में घूमी, कभी अकेले कभी किसी को साथ लेकर। लेकिन अब नहीं मुझे लगता कि मतलब कुछ मतलब मेल डोमिनेटेड ज्यादा है और मैं कुछ कर नहीं सकती।
जी। फैमिली और सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसा था जब आपने अपने इनिशिएटिव के बारे में उनको बताया? मैंने आपको कहा ना कि मैं एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं लड़कियां लड़कों दोनों को मैं ट्रेनिंग देती थी। तो मैं तो बाहर निकलती तो मैंने मतलब इसी वहीं पे तो मैंने ये शुरू किया था। तो पहले हुँ, पहले घर वालों को लगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन फिर हुँ, उन्होंने देखा कि नहीं, ये एक अच्छा काम है, क्योंकि हमारे मतलब हमारी जो फैमिली है, मतलब फैमिली का पूरा जो मतलब हमारा पूरा जो खानदान है, मतलब काफी पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो घर घर की तरफ से मुझे कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया, लेकिन जो बाहर की दुनिया है, मतलब वहां से है कि मतलब पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है। तो लेकिन मैंने कभी पीछे नहीं देखा, मैंने हमेशा अपना गोल आगे की तरफ रखा। मैंने सोचा कि नहीं, पीछे का तो पीछे ही रह जाऊंगी, अगर आप आगे देखोगे तो हमेशा आगे ही चलते रहोगे। जी बिल्कुल। दिल्ली की दस्तकार फाउंडेशन ने आपको आगे बढ़ने का कैसे मौका दिया और आगे बढ़ने में मदद कैसे की? जैसे कि हमने आपको कहा कि लैला जी 2004 से ही हाँ, हमारे साथ जुड़ी है, तो शायद मैं उनकी बहुत मतलब फेवरेट रही हूँ। उन्होंने मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट किया। 2009 के बाद फंडिंग बंद हो गई, तो फिर बाकी तो लड़कियां भी छोड़कर चली गई। तो लैला जी ने कहा कि अगर कोई चलाना चाहता है तो आप बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला लूंगी। तो 2009 के बाद फिर मैंने इसको एज अपना बिजनेस बना लिया। इस मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, नई किरण को मैंने एज अपना बिजनेस बना दिया। और फिर मैं तक 2000 मतलब करती तो मैं 2004 से हूँ, लेकिन 2009 से मैं कंटिन्यू इस चीज को चला, इस नई किरण को चला रही हूँ। तो दस्तकार ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। मतलब दस्तकार की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है C2K, कमिटमेंट टू कश्मीर। उसमें से ओके। हमें हमें थोड़ा बहुत ग्रांट मिला। मैं एक नॉमिनी हूँ। और फिर कोविड के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस से उनको थोड़ा बहुत फंडिंग मिली, तो उसमें भी पहली नॉमिनी हूँ जिसको मतलब उन्होंने सपोर्ट किया। तो दस्तकार की मार्केट में अभी हमारी परमानेंट शॉप है। तो 2004 से अभी तक 2025 तक बराबर दस्तकार हमारे सपोर्ट में है। कश्मीरी फेरन और शॉल का सीज़न लिमिटेड होता है। आपने क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ की ताकि आपके प्रोडक्ट साल के 12 महीने बिकते रहे? तो क्या है कि वहाँ पे ज्यादातर वुलन पे ही किया जाता है। तो लोग भी यही समझते हैं कि कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी जो वो सिर्फ वुलन पे ही करी जाती है। लेकिन हमने हुँ, क्या किया, जैसे कि मैं एग्जीबिशन में जाती रहती हूँ, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी कि लोग किस किस चीज पे काम करते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि हमने भी मार्केट सर्च। तो फिर हमने जैसे कि टसर से लिख लिया, कॉटन पे किए, कॉटन मतलब जैसे कि कोटा से लिया, चंदेरी से लिया, बहुत सारी जगहों पे से मतलब कॉटन लिया, टसर लिया, मतलब सिल्क लिया। तो उन चीजों पे हमने काम शुरू किया। तो क्या है कि उन चीजों पे काम करके हमने लड़कियों को पूरा 12 साल एंगेज रखा। तो अभी तक जो हमारी लड़कियां ना, मतलब वो ऐसे नहीं कि मतलब 2-3 महीने काम करेंगे, वो साल के 12-12 महीने काम करते। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को लेकर बाकी स्टेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्या आपको नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला? वर्षा जी, आप तो जानती है ना कि मतलब कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या हाल हुआ है, क्योंकि मशीन ने पूरी हाँ, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को खत्म कर दिया। तो मतलब ये भी हमारा एक ये चीज है कि मतलब हमें इस एम्ब्रॉयडरी मतलब इस हमारे अपने ये तो हमारा हेरिटेज है, इसको खत्म होने नहीं देना है। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वो अभी तक तो मेरे को कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट डिग्री मिली इसमें। मतलब मेरे काम के लिए इसको डॉक्टरेट डिग्री मिली। तो मतलब इस चीज को कैसे सस्टेन रखना है, अपने जो अपना जो कश्मीरी क्राफ्ट है, तो इसके लिए हुँ, भी हमें शायद बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो अभी हमारा जिस हद तक हो रहा है, तो उसके लिए हम जी, कर सकते हैं। जी।
आज के वक्त में आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी है और उनकी जिंदगी में आपके काम से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? अभी लगभग 75 या 80 के करीब होंगी मेरे साथ लड़की। लेकिन जब हमारा काम बढ़ता है ना, तो उस टाइम हम और लोगों को भी ये अपना काम देते हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले तो वो लड़कियां जो गांव से बाहर ही नहीं निकली, फिर वो इतनी उनको इतना एक्सपोजर मिला कि मैंने उनको बहुत सारे लोग को वहाँ पे काम पे रखा। जो मेरे बाद मैं तो यहाँ बाहर रहती एग्जीबिशन के लिए, तो वो मेरे पीछे संभालती। तो वो गाँव जगह काम देना, या कभी कुरियर करना, कभी छपाई वाले के पास जाना, कभी ये करना। तो उनको भी बहुत एक्सपोजर मिला इस काम से। और दूसरा ये कि ऐसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने शादी का अपना सारा सामान इसी काम को करके पूरा। आपका उन महिलाओं को क्या कहना है जो अपना कुछ काम शुरू करना चाहती है, जो छोटे शहरों से हैं मगर उन्हें सेल्फ डाउट है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेकर? एक तो मैं उन औरतों लड़की से ये कहती हूँ कि अपने आप पे भरोसा करो, और दूसरे ऐसी चीजें करो जो जिससे आप लोग की फैमिली का सपोर्ट रहे। तो अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरा, जी। अपने काम को आप सीरियसली लेकर चलो। जैसे आप एक इबादत करते हो तो अपने काम को भी आप वैसे ही ले, तो आपकी जिंदगी संवर जाए। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अब फ्यूचर के लिए आपके क्या विज़न है? नई किरण को आप कहाँ देखना चाहती है? नई किरण के लिए तो मेरे बहुत सारे सब अभी शायद मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है नई किरण के लिए। अभी अगर मैंने मान लो 75, 80 या 90 तक, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाए। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे मैं एक बड़ा सेंटर बनाऊं वहाँ सोपोर में, तो जहाँ से ये काम चलता रहे और नई किरण का नाम हमेशा चमकता रहे, और दूसरा बहुत सारे लोगों को इसमें काम मिलता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप कोई इंसिडेंट बता सकती हैं जो आपने पीक मिलिटेंसी में फेस किया जब आप बाकी शहरों में जाती थी या जब आप दिल्ली आती थी अपने काम को लेकर? उस टाइम मुझे दिल्ली आना था, तो मेरी फ्लाइट थी। तो मुझे मैं इतना डर गई कि मुझे लगा शायद मुझे रास्ते में ही पकड़ लेंगे। लेकिन फिर भी मुझे पापा का सपोर्ट था। उसने कहा कोई बात, आप जाओ, तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं। अब मेरे पापा को लगभग 4 साल हो गए अभी उस कमी महसूस हो। बस उसकी दुआएं मेरे साथ। ज़हीदा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका सफ़र वाक़ई में ये दिखाता है कि अगर इरादे मज़बूत हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात पे भी बदलाव लाया जा सकता है। और लिसनर्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो द ईयरशॉट पॉडकास्ट को फ़ॉलो करिए, शेयर करिए और इट्स हर बिज़नेस को सपोर्ट करिए, जहाँ हम लाते हैं रियल वुमेन, रियल स्टोरीज़ और रियल इम्पैक्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्षा कौल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। It's her business.